लेकर कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 का पार्ट सेकेंड। अगर इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, जहां पर अपन ने RTE एक्ट के बारे में सामान्य जानकारी देखी थी। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि RTE एक्ट 2009 जिसको 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के साइन के साथ ही अधिनियम बना दिया गया और 27 अगस्त 2009 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 2010 से RTE एक्ट 2009 जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ते हुए पूरे भारतवर्ष में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। उस RTE एक्ट 2009 की बात करें तो इसके अंदर 7 अध्याय है और 38 धाराएं। इन 7 अध्याय की मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी जो कि आपको पार्ट 1 में देखना है। और आज अपन बात करेंगे 38 धाराएं, जहां से प्रश्न आता है, प्रश्न डायरेक्टली फैक्चुअल प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस धारा में किस चीज़ का प्रावधान है, या SMC का गठन कहाँ पे मिलता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये 38 धाराएं आज अपन पढ़ेंगे। इस वीडियो को अगर आप 1 या 2 बार देखोगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 7 अध्याय और 38 धाराएं जो है वो याद हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन धारा की। तो धाराएं अपन ने पहले देखी थी कि 7 धाराएं हैं। 7 अध्याय हैं। अध्याय 1 में कितनी धारा थी तो मैंने आपको बताया था 1 में कितनी धारा, 2 धारा, 2 में कितनी, 3 में कितनी, 6 सबसे ज़्यादा कितनी, 4 के अंदर कितनी है, 17, 5 में कितनी है, 2, 6 में कितनी है, 4 और 7 अध्याय 7 में कितनी धाराएं हैं, 4। 1 में 2, 2 में 3, 3 में 6, 4 में सबसे ज़्यादा 17, 5 में 2, 6 में 4 और 7 में 4। सबसे छोटे अध्याय की बात करें तो ध्यान में रखना है जो इसका जो पहला अध्याय है, प्रारंभिक अध्याय, वह RTE एक्ट 2009 का सबसे छोटा अध्याय है। और सबसे बड़ा जो अध्याय है वो है अध्याय 4 जिसमें 17 धाराएं हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय की बात करें जहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है वो भी आपका अध्याय 4 है, जिसमें 17 धाराओं में से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं इन अध्यायों में, इन धाराओं में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं अपन अध्याय 1 की। तो अध्याय 1, 1 में कितनी धारा, 2 धारा, 1 में कितनी, 2। अध्याय 1 का नाम क्या है, प्रारंभिक। 1 में कितनी धारा, 2 धारा, धारा 1 और धारा 2। अब धारा 1 को कैसे याद रखोगे, तो धारा 1 को आपको ध्यान में रखना है जब भी अपन किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है उसका नाम। और यहाँ पे भी RTE एक्ट 2009 का नाम का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है धारा 1 में। तो इसको सीधा सिंपल से तरीके से याद करना है। धारा 1 में क्या है तो नाम है, और धारा 2 में क्या है तो परिभाषा है। धारा 1 में नाम और धारा 2 में क्या है, परिभाषा। धारा 1 में क्या है, नाम एवं लागू करने की तिथि, लागू करने की तिथि। तो ये तो सिंपल सा है, दोनों वैसे याद रह जाएगा कि धारा 1 में क्या है तो RTE का नाम है, और RTE का नाम क्या मिलता है। तो इंग्लिश की बात करें तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट मिलता है। और हिंदी की बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मिलता है। किसमें मिलता है, धारा 1 में। लागू करने की तिथि की बात करें तो इसको लागू कब किया गया था तो 1 अप्रैल 2010 से जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ते हुए पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया गया था, इसका विस्तार किया गया था। इसका उल्लेख मिलता है धारा 1 में। तो नाम निःशुल्क पहले आएगा, अनिवार्य बाद में आएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, लागू करने की तिथि 1 अप्रैल 2010 जम्मू कश्मीर को छोड़ते हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर में उस समय धारा 370 थी जो कि 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई है। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी ये अधिनियम या ये कानून जो है लागू हो जाता है। धारा 2 की बात करें तो धारा 2 में परिभाषाएं हैं।
कुछ शब्दावली के रूप में शब्दावलियाँ दे रखी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे धारा 2 के अंदर बालक के बारे में क्या बता रखा है कि कौन से बालक जो है RTE एक्ट 2009 के दायरे में आएंगे, तो 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बालक है वो इसके दायरे में आते हैं। तो यहाँ पे RTE एक्ट 2009 के अनुसार अगर आपको बालक के बारे में पूछे तो आपको बताना है कि 6 से 14 वर्ष के बालक या बालिकाएं। अगर आपको पूछे दिव्यांग बालकों की परिभाषा पूछे तो 6 से लगाकर 18 वर्ष के बालक या बालिकाएं, उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा और क्या दे रखा है इसके अंदर दे रखा है बालकों की श्रेणी। तो RTE एक्ट 2009 की धारा 2 के तहत 2 प्रकार के बालक है। एक है अलाभान्वित बालक और एक है दुर्लभ बालक। अलाभान्वित बालक ध्यान में रखना है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार अलाभान्वित बालक वे बालक है जो कि SC से SC से SC ST OBC या जिनके माता पिता HIV से ग्रसित है या कैंसर से ग्रसित है, उनके बच्चे अलाभान्वित बालकों की कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, जो भी RTE एक्ट 2009 के दायरे में आते हैं। दुर्लभ बालक वे बालक होते हैं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इन्होंने एक आय सीमा, न्यूनतम आय सीमा निर्धारित कर रखी है। उससे कम आय सीमा के जो माता पिता होते हैं उनके बच्चे जो है इसके दायरे में आते हैं। तो न्यूनतम आय सीमा से भी कम आय जिनकी होती है माता पिता की, उनके बच्चे हैं वो दुर्लभ बालकों की श्रेणी में आएंगे। SC ST OBC या HIV ग्रसित या जो कैंसर से ग्रसित जो बच्चे हैं माता पिता है, उनके बच्चे जो है वो किस श्रेणी में आएंगे? अलाभान्वित बालकों की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा बात करें तो और क्या है इसके अंदर धारा 2 के अंदर, तो धारा 2 के अंदर दे रखा है विद्यालय श्रेणी की बात करें तो 4 प्रकार के विद्यालय इसके अंदर तहत आते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के विद्यालय आते हैं। निजी विद्यालय जिसको अपन प्राइवेट कह सकते हैं, सरकारी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय और खास श्रेणी के विद्यालय। यानी कि धारा 2 के अंदर 4 प्रकार के विद्यालयों को शामिल किया गया है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के विद्यालयों को शामिल किया गया है। प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या विशेष स्पेशल श्रेणी के, जिसके अंदर आ जाते हैं केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, मिलिट्री स्कूल है। इनको भी RTE एक्ट के दायरे में रखा गया है। धारा 2 के अंदर बात करें तो इसमें एक और जो शब्दावली के रूप में जो शब्द मिलता है वो मिलता है समुचित सरकार। यहाँ समुचित सरकार से मतलब है केंद्र एवं राज्य का मिश्रित रूप, क्योंकि शिक्षा समवर्ती विषय का सूचक है। समुचित सरकार यानी केंद्र व राज्य मिलकर इस RTE एक्ट के तहत जो है कार्य करेंगे, वित्तीय भार को वहन करेंगे। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो धारा 2 के उपबंधों में मिलता है। ये उपबंध क्रम वाइज नहीं है, कैसे लगाकर ये तक उपबंध जोड़े गए हैं, लेकिन आपको तो ध्यान में रखना है इसमें क्या क्या बता रखा है। तो धारा 2 में बालकों के बारे में बता रखा है, बालकों की श्रेणी के बारे में बता रखा है, विद्यालय की श्रेणी के बारे में बता रखा है, समुचित सरकार के बारे में बता रखा है। इसके अलावा अनुवीक्षण के अंदर ये बता रखा है कि किस प्रकार से बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया होगी। RTE एक्ट में किस प्रकार से बच्चों का दाखिला होगा विद्यालयों में, वो कैसे प्रवेश लेंगे, इसका उल्लेख मिलता है अनुवीक्षण में। किस में मिलता है दोस्तों? अनुवीक्षण में। इसके अलावा बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? धारा 2 में मिलता है। इसके बाद में अपन धारा 31 की बात करें तो धारा 31 में भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 का वहाँ पे भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज और दे रखी है, प्रारंभिक
तो RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, यानी कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो है लाभान्वित होंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे, कंपलसरी पढ़ेंगे, अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है, प्रारंभिक शिक्षा से मतलब है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8। जब भी ये शब्द आए प्रारंभिक शिक्षा तो आपको ध्यान में रखना है, इसका मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की बात की जा रही है। तो ये कुछ जो शब्दावली है, बालक है तो 6 से 14 वर्ष के बालक है, बालकों की श्रेणी है 2 है, अलाभान्वित व दुर्लभ बालक, विद्यालय की श्रेणी 4 है, निजी, सरकारी, अनुदानित व खास श्रेणी के, समूची सरकार में केंद्र व राज्य का मिश्रित रूप है, अनुवीक्षण में प्रवेश प्रक्रिया है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बता रखा है, और प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो है बच्चे लाभान्वित होंगे, इसका उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है? तो आपको मिलता है अध्याय 1 प्रारंभिक के धारा 2 में। इसके आगे अपन बात करते हैं अध्याय 2 की, याद रह जाएगा। अध्याय 1 प्रारंभिक, धारा 1 नाम, धारा 2 परिभाषा। अब बात करते हैं अपन अध्याय 2। 2 में कितनी धारा? 3 धारा। 2 में कितनी? 3 3 4 5। अध्याय 2 में कितनी धारा? 3 धारा, 3 4 5। अध्याय 2 का नाम क्या है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो अध्याय 2 में मिलता है। इसमें कितनी धाराएं हैं? तो 2 में 3 धाराएं हैं। बात सबसे पहले करते हैं अपन धारा 3 की। किसकी बात करते हैं? धारा 3 की। तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसको एज इट इज आपको कहाँ पे पढ़ना है? यहाँ पे पढ़ना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के जो बालक है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के तहत अपने पास ही के विद्यालय में प्रवेश लेने के हकदार होंगे। धारा 3 में क्या उल्लेख मिलता है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक अपने पास ही के विद्यालय में प्रवेश लेने के क्या होंगे? हकदार होंगे। यानी कि जो बच्चे हैं वो अगर अपने पास ही में अगर कोई विद्यालय है, चाहे वो निजी विद्यालय हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अनुदानित हो या खास श्रेणी का विद्यालय हो, वह उसमें प्रवेश लेने का हकदार रखता है। उसको कोई मना नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 3 में मिलता है। फिर आगे बात करें धारा 4। धारा 4 में है उम्र का आधार। धारा 4 उम्र का आधार कैसे याद रखोगे? धारा 4 उम्र का आधार। धारा 4 उम्र का आधार कैसे? उम्र का आधार, उम्र के आधार पर बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। किसके आधार पर? उम्र के आधार पर। अगर वो 6 वर्ष का है तो उसको कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। अगर 7 वर्ष का है तो उसको कक्षा 2 में प्रवेश दिया जाएगा। अगर वो 8 वर्ष का है तो 3 में, 9 वर्ष का है तो 4 में, 10 वर्ष का है तो कक्षा 5 में, 11 वर्ष का है तो कक्षा 6 में, 12 वर्ष का है तो कक्षा 7 में, 13 वर्ष का तो कक्षा 8 में, और एक को क्या रखा गया है? खाली रखा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि एक 10 वर्ष का बच्चा है, RTE एक्ट के तहत उसको किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो आपका आंसर आना चाहिए 5। कक्षा 5 में उसको प्रवेश दिया जाना चाहिए। अगर वो 12 वर्ष का है तो उसको कक्षा 7 में क्या दिया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर मान लो किसी कारणवश बच्चे ने जो है बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, नर्सरी LKG करने के बाद में पढ़ाई छोड़ दी है, अब उसकी उम्र हो चुकी है 9 वर्ष। अगर अप्लाइड प्रश्न पूछे कि एक बच्चा जिसने शुरुआत से पढ़ाई क्या कर रखी है, छोड़ रखी है, अब उसकी उम्र हो चुकी है 9 वर्ष, तो उसको RTE एक्ट के तहत किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है 9 वर्ष का है तो उसको भले उसने पहले वाली कक्षाएं पढ़ी या नहीं पढ़ी हो, लेकिन फिर भी उसको अपन प्रवेश देंगे तो कौन सी में देंगे? कक्षा 4 में उसका प्रवेश देंगे। उसके लिए विशेष जो है कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन उम्र के आधार पर उसको कक्षा मिलेगी। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो धारा 4 में मिलता है। तो उम्र का आधार, धारा 4 उम्र का आधार। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मान लो जैसे एक 14 वर्ष का बालक है और वो कक्षा 7 में पढ़ता है,
15 वर्ष होने के बाद में क्या वो कक्षा 8 में पढ़ेगा, आरटी एक्ट के तहत फ़ायदा उठाएगा? तो बिल्कुल उठाएगा। ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना है कि उम्र निकल जाने के बाद में भी अगर प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूरी नहीं होती है तो प्रारंभिक शिक्षा तक वह निःशुल्क रूप से शिक्षा लेने का हकदार होगा 15 वर्ष, क्योंकि 6 से 14 की अपन बात करते हैं। 15 वर्ष होने के बाद में भी वो 8वीं कक्षा में प्रवेश लेगा, 8वीं कक्षा में पढ़ेगा। इसका उल्लेख भी किस में मिलता है? तो धारा 4 में मिलता है। तो धारा 4 में क्या है? उम्र का आधार। धारा 4 में क्या है? उम्र का आधार। उम्र से याद आया, एक बार क्या होता है एक बात याद आ गई थी मेरे को। हमारे पड़ोस में एक आंटी जी है, तो 2.5-3 महीने पहले मैंने उनके क्या लगवाई थी? वैक्सीन लगवाई थी। तो परसों के रोज़ मैं देख रहा था मोबाइल पे, तो मैंने उनका स्टेटस देखा, तो उन्होंने लिख रखा था टुडे आई वैक्सीनेट, जबकि 2.5-3 महीने पहले मैंने उनको वैक्सीन मैं खुद लगवा के आया था। तो मेरे समझ में नहीं आया, मेरे से रहा नहीं गया, तो कल मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा आंटी जी आपने तो 2.5-3 महीने पहले ही जो है वैक्सीन लगवा ली, लेकिन ये स्टेटस पे आज कैसे लिख रखा है कि टुडे आई वैक्सीनेट? तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी ही मज़ेदार है। उसने कहना कि अविनाश किसी को ये बात कहना मत, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी उम्र 45 से ज़्यादा है। ठीक है यानी कि वो उम्र को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वैक्सीन से एक चीज़ और याद आती है, मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर 1.5-2 महीने बाद मेरी जो है शादी होने वाली है, मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगा ली है और मेरी मंगेतर ने कोवैक्सीन वैक्सीन लगा ली है, तो शादी के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मैंने कहा अब दिक्कत कुछ नहीं आएगी, अब तो तुम्हारा वायरस भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, तो वैक्सीन से ये बात भी मेरे को याद आ गई थी। तो ध्यान में रखना है धारा 4। धारा 4 में क्या है? उम्र का आधार। फिर बात करते हैं धारा 5, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अध्याय 2 में कितनी धारा है? 3 धारा, 3, 4, 5। धारा 5 में पंजे से ध्यान में रखना, पंजा यानी कि हाथ। ठीक है, तो धारा 5 में क्या है? हाथों हाथ याद रह जाएगा। 5 से पंजा, हाथों हाथ, हाथ याद रह जाएगा। हाथों हाथ आपको क्या मिलेगी? टीसी मिलेगी, सीसी मिलेगी। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 5 में। पुराने समय में क्या होता था कि जब निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल वाले हैं, जो पेरेंट्स जो है वहाँ पे टीसी लेने जाते थे तो वो उनको मना कर देते थे, उनको बार बार बुला देते, कहते थे कि आज तो प्रिंसिपल छुट्टी पे है, आज तो सील पेड घर पे बुलाए हैं, आज ये काम आ गया है, कल आना, परसों आना, 10 दिन बाद आना, अभी तो फीस बाकी है, ये फ़ीस जमा कराओ, ये कराओ। वो टीसी सीसी देने से क्या करते थे? उनको मना करते थे। लेकिन ये धारा 5 क्या कहती है कि आपको हाथों हाथ क्या देनी पड़ेगी? टीसी देनी पड़ेगी। निजी विद्यालयों को ये पाबंद कर दिया गया है धारा 5 के अनुसार। अगर माता पिता वहाँ जाकर टीसी मांगते हैं तो उनको टीसी सीसी मिलेगी। किस धारा के अनुसार? धारा 5 के अनुसार। तो याद रह जाएगी। तो देखो धारा 3 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालक जो है इस कानून के तहत अपने पास के विद्यालय में प्रवेश लेने के हकदार होंगे। धारा 4 में क्या है? उम्र का आधार है। और धारा 5 में क्या है? हाथों हाथ आपको क्या मिलेगी? टीसी सीसी मिलेगी। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 5 में मिलता है। इसके आगे अपन बात करते हैं धारा अध्याय 3 की। अध्याय 3 अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 का नाम क्या है? तो अध्याय 3 का नाम है समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य। धारा 3 का नाम क्या है? समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य। 3 में कितनी धारा? 6 धारा। 3 में कितनी धारा? 6 धारा। पहले अपन ने बात की थी 1 में 2, 2 में 3, 3 में कितनी? 6 धारा। 6, 7, 7, 8, 9, 10 और 11। धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11। 3 में कितनी धारा? 6 धारा। 6, 7, 8, 9, 10, 11। धारा 6 की बात करें तो धारा 6 में क्या है? तो 6 को कैसे याद रखोगे? 6 विद्यालय कटे 6। 6 विद्यालय कटे 6। अगर वो प्राथमिक विद्यालय है तो 1 किलोमीटर दूरी पर 6, और अगर वो उच्च
प्राथमिक विद्यालय है तो वो 2 किलोमीटर दूरी पर है। ग्रामीण शहर में 2 किलोमीटर और शहरी क्षेत्र में क्या है 3 किलोमीटर दूरी पर 6। तो कैसे याद रखोगे, धारा 6 विद्यालय कटे 6, प्राथमिक विद्यालय तो 1 किलोमीटर दूरी पर, और उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो ग्रामीण में 2 किलोमीटर दूरी पर और 3 किलोमीटर दूरी शहरी पर 6। यानी कि सरकार जो है वह 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करेगी, और गांव है तो उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है 2 किलोमीटर में स्थापित किए जाएंगे, और शहरी क्षेत्र है तो 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, धारा 6 में मिलता है। धारा 7 की बात करें तो धारा 7 का सार वित्तीय भार, धारा 7 का सार वित्तीय भार कैसे याद रखोगे, धारा 7 का सार वित्तीय भार। वित्तीय भार कैसे कि जो आरटीई एक्ट है, मैंने पहले कहा था कि शिक्षा संवर्ती विषय का जो है विषय है जिसके अंदर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर जो है इसके वित्तीय भार का वहन करते हैं, वित्तीय भार को वहन करते हैं। तो इसका उल्लेख इसमें मिलता है धारा 7। तो धारा 7 का सार क्या है, वित्तीय भार है। ठीक है, जैसे 60:40 ये है केंद्र अनुपात राज्य, यानी कि अगर 100 रुपये खर्च किए जाए तो केंद्र को 60 रुपये खर्च करने होंगे और राज्य को कितने 40 रुपये खर्च करने होंगे। यही अगर अपन बात करें पूर्वोत्तर राज्य की, हिमाचल वगैरह उत्तराखंड वगैरह पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो यहाँ पे ये अनुपात 9:10 है। कितना है, 9:10। फिर से बता रहा हूँ, धारा 7 का सार वित्तीय भार, यानी कि जो पैसा खर्च होगा आरटीई एक्ट के तहत विद्यालयों में वो 60:40 के रेशो में होगा, जिसमें केंद्र 60% जो है वहन करेगा और राज्य 40% जो है वहन करेगा। पूर्वोत्तर राज्य में यह रेशो 90:10 है। अगर 100 रुपये खर्च किए जा रहे हैं तो 90 रुपये केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10 रुपये पूर्वोत्तर राज्य की सरकारें खर्च करेगी। इसका उल्लेख मिलता है धारा 7 में। 8, 9, 10 तीनों को आपको एक साथ याद करना है। 8 में क्या है, समुचित सरकार, समुचित सरकार। 9 में क्या है, स्थानीय प्राधिकारी, और 10 में क्या है, माता पिता, माता पिता। ठीक है, इनके कर्तव्य का उल्लेख मिलता है 8, 9 और 10 में। कैसे, धारा 8 में क्या है कि समुचित सरकार का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए वो विद्यालय या संसाधन उपलब्ध कराएं, शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराएं। ये समुचित सरकार का क्या होगा, कर्तव्य होगा। इसका उल्लेख इसमें मिलता है, धारा 8 में मिलता है। स्थानीय प्राधिकारी या किसी बड़े अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि उसके आसपास के क्षेत्र में यदि 6 से 14 वर्ष के बालक है तो विद्यालय में उसका नामांकन होना चाहिए या नामांकन किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। यह कर्तव्य किसका होगा, स्थानीय प्राधिकारी का होगा। उसके एरिया के आसपास जो भी 6 से 14 वर्ष के बालक है वो विद्यालय में नामांकित हो, ये कर्तव्य किसका होगा, स्थानीय प्राधिकारी का। ये उसके ध्यान रखेगा। और माता पिता का क्या कर्तव्य होगा, तो धारा 10 में ये उल्लेख मिलता है कि माता पिता का कर्तव्य ये होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों का विद्यालय में प्रवेश दिलाएं, उनका नामांकन करवाएं, ये उनका कर्तव्य होगा। इसका उल्लेख मिलता है धारा 10 में। अब बात करते हैं धारा 11 की। तो धारा 11 कैसे याद रखोगे, धारा 11 में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 दिखाई दे रहा है। तो कक्षा 1 से पूर्व की शिक्षा का प्रावधान, क्योंकि अपन बार बार बात कर रहे हैं कक्षा 1 से 8, 6 से 14 वर्ष, कक्षा 1 से 8, 6 से 14 वर्ष, लेकिन 6 वर्ष से पहले क्या बच्चे पढ़ते नहीं है, बिल्कुल पढ़ते हैं। क्या कक्षा 1 से पहले कक्षाएं नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो उनकी शिक्षा का व्यवस्था कहाँ है, तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था है धारा 11 में। तो धारा 11 में कक्षा 1 से पूर्व की शिक्षा का प्रावधान है, सरकार शिक्षा का प्रबंध करेगी। इसके तहत वह आंगनबाड़ी
का खर्चा वहन करेगी, उसके कार्य निर्धारित करेगी, आंगनबाड़ियों के कार्य हैं उनमें नियुक्तियां देगी। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 11 में मिलता है। किसमें मिलता है? धारा 11 में। क्लियर है? तो ये अध्याय 3 कंप्लीट हो चुका है। धारा 6 विद्यालय कटे 6, ठीक है। धारा 7 का सार वित्तीय भार, 8, 9, 10 ये इनके कर्तव्य है। और धारा 11 में क्या है? तो आंगनबाड़ी व कक्षा 1 से पूर्व की जो है शिक्षा का प्रावधान है उसका उल्लेख मिलता है धारा 11 में। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, और वो है अध्याय 4, जो कि सबसे बड़ा अध्याय है। सबसे छोटा अध्याय पहला है और सबसे बड़ा अध्याय है चौथा, जिसमें 17 धाराएं हैं। तो 17 धाराएं की अपन बात करते हैं अध्याय 4 में। अध्याय 4, इस अध्याय 4 के नाम की बात करें तो इस अध्याय का नाम है विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, जिसमें 17 धाराएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय अगर वो है तो वो है 4। ये 17 धाराएं आपको कंपलसरी रूप से याद करनी है। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो यहाँ पे इसका नाम पूछ लिया था कि अध्याय 4 का नाम बताइए, तो विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व ये इस अध्याय का क्या है? नाम है, जिसमें सबसे ज़्यादा कितनी है? 17 धाराएं हैं। इसमें सबसे पहले बात करें तो धारा 11 तक अपन ने बात कर ली थी। इसके अंदर धारा 12 से लेकर 28 तक जो है अपन धाराएं पढ़ेंगे, वो अध्याय 4 के अंदर आती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखने की बात है कि आरटीई एक्ट लाया क्यों गया? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे ये कारण है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले। उन शिक्षा उनका क्या है? अधिकार है। ये अधिकार उनको मिले, इसके लिए लाया गया था आरटीई एक्ट। और इस आरटीई के तहत क्या किया गया कि जो निर्धन बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनका सपना होता है कि वो इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़े, बड़े बड़े विद्यालय में पढ़े, उनके सपने को पूरा करने के लिए लाया गया जो एक्ट है वो है आरटीई एक्ट। ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी एक्ट के तहत बात करें तो क्या है? धारा 12। सबसे पहले अपन बात करते हैं धारा 12 की। धारा 12 तो निजी विद्यालयों ने सब चारों तरफ क्या बजा रखी थी? शिक्षा की 12 बजा रखी थी। बिल्कुल व्यवसायीकरण कर रखा था। निर्धन बच्चों को वो प्रवेश नहीं देते थे। गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े विद्यालय जो है उपलब्ध नहीं थे। डोनेशन लिया जा रहा था, प्रवेश शुल्क लिया जा रहा था, न जाने किस प्रकार से उनको लूटा जा रहा था। तो इसके लिए सरकार ने बना दी है धारा 12। और धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 कहती है कि हर विद्यालय को अपनी कक्षा के अंदर जो है 25% जो सीटें हैं वो क्या रखनी पड़ेगी? आरक्षित रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? आरक्षित रखनी पड़ेगी। चाहे वो निजी विद्यालय हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो अनुदानित हो, चाहे खास श्रेणी को, उनको 25% सीटें जो है आरक्षित रखनी पड़ेगी। इसका उल्लेख इसमें मिलता है, धारा 12 में मिलता है। ध्यान में रखना दोस्तों, ये आरक्षित सीटें अलाभान्वित बालक व दुर्लभ बालकों के लिए होगी। इसके आगे अपन बात करें धारा 13, तो तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा कौन कहता है? सरकार कहती है। सरकार क्या कहती है कि 25% जो बच्चे जिनका आरटीई के तहत सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जिनका चयन हुआ है, अगर उनसे मान लो प्रवेश शुल्क लिया जाता है, क्या लिया जाता है? प्रवेश शुल्क लिया जाता है विद्यालयों के द्वारा, निजी विद्यालयों के द्वारा अगर प्रवेश शुल्क ले लिया जाता है तो सरकार कहती है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। कैसे? अगर प्रवेश शुल्क ले लिया तो 10 गुना में वसूल लूँगा। अगर 5,000 अगर आपने ले लिया है तो 50,000 रुपये में वसूलूंगा। ऐसा कौन कहती है? सरकार कहती है। कौन सा एक्ट कहता है? कौन सा कानून कहता है? तो आरटीई कानून कहता है कि प्रवेश शुल्क अगर आरटीई में जो चयनित बच्चे हैं उनसे प्रवेश शुल्क ले लिया जाए तो उनसे 10 गुना ज़्यादा क्या ले? जुर्माना ले ऐसे विद्यालयों से, या फिर 25 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा दे। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 13 में मिलता है।
फिर अपन बात करते हैं धारा 14 की। धारा 14 में है जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश। क्योंकि निजी विद्यालय क्या करते हैं, निजी विद्यालय चाहते ही नहीं कि निर्धन बच्चे, गरीब बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों से निकल कर आए हैं वो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़े, अच्छे अच्छे जो है इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में पढ़े, क्योंकि वहाँ पे अमीर बच्चे पढ़ते हैं, वो साफ़ सुथरे रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। इन बेचारों के पास रहने का जो है एक तरीका नहीं होता है, कपड़े पहनने का तरीका नहीं होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके इन बच्चों को क्या कर दिया जाए, एडमिशन नहीं दिया जाए, उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो वो क्या करते हैं, उन बच्चों से जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं। और जो गरीब बच्चे होते हैं उनको थोड़ी पता होता है कि जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। गांव के जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म घर पे ही होता है, वो बहुत से उनको पता ही नहीं होता है कि जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है बनाना होता है। तो जन्म प्रमाण पत्र के कारण आप बच्चे को प्रवेश से नहीं रोक सकते हो। इसकी बजाय माता पिता का आप शपथ पत्र ले लो, अगर अस्पताल की कोई रसीद है वो चल सकती है, गांव में आंगनबाड़ी है उसका अगर कोई कार्ड है, किसी प्रकार का कोई कार्ड है, तो उसके आधार पर आपको बच्चे को क्या देना है, प्रवेश देना है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी हो तो भी आप उसके प्रवेश को रोक नहीं सकते हो। इसका उल्लेख किस में मिलता है, धारा 14 में मिलता है। फिर आगे बात करते हैं धारा 15 में पैसे आपको ध्यान में रखना है, प्रवेश दिनांक और 15 दूनी 30 सितंबर 30, 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। धारा 15 क्या कहती है, धारा 15 कहती है कि प्रवेश दिनांक अगर निकल भी जाए तो भी आपको बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं रखना है, आपको बच्चे को प्रवेश देना है। 30 सितंबर या उसके कुछ समय बाद तक भी आप उसको क्या दे सकते हो, प्रवेश दे सकते हो। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, धारा 15 में। तो ध्यान में रखना है, प्रवेश दिनांक निकल जाने के बाद में भी बच्चों को प्रवेश दिया जाए, इसका उल्लेख किसमें मिलता है, धारा 15 में मिलता है। किसमें मिलता है, धारा 15 में। इसके आगे बात करते हैं अपन धारा 16। धारा 16 सबसे जोरदार जो है, जबरदस्त जो है वो है धारा 16। और धारा 16 का अध्याय क्या होते हैं, 8। कक्षा 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जाए, फेल नहीं किया जाए, बच्चों को फेल ही नहीं करना 8वीं तक। कौन कहता है, आर्टिकल 2009। अगर बच्चा जो है, मतलब बहुत ही मज़ेदार ये है कि बच्चा अगर परीक्षा नहीं देने जा रहा है तो शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको घर से जाए, तो भैया परीक्षा तो दे ले, पास तो वैसे मैं तेरे को करूँगा, कुछ भी आए नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा तो दे। बच्चा अगर कॉपी में कुछ नहीं लिख रहा है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो खुद ही लिखने बैठ जाए। ठीक है, तो इतनी मज़ेदार ये है। तो ध्यान में रखना है, धारा 16 में क्या है, कक्षा 8 तक बच्चों को क्या नहीं किया जाए, फेल नहीं किया जाए। इसका उल्लेख इसमें मिलता है, धारा 16 में। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसी धारा में शिक्षकों ने आपत्ति जनाई, जिसके बाद 3 जनवरी 2019 को इस धारा में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के तहत वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है, विशेष परिस्थितियों में बच्चों को रोका जा सकता है। रोकने का मतलब उसको रोक के बिठाना नहीं है, रोकने का मतलब उसको फेल किया जा सकता है। संशोधन के बाद ये निर्धारित किया गया कि अब जो है कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं, 3 जनवरी 2019 के बाद, संशोधन के बाद अब बच्चों को विशेष परिस्थितियों में रोका जा सकता है। इसका उल्लेख इसमें मिलता है, धारा 16 में। तो दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है, धारा 16 में उल्लेख मिलता है कक्षा 8 तक बच्चों को फेल नहीं करना है, और संशोधन के बाद ये उल्लेख मिलता है कि अब बच्चों को रोका जा सकता है। किसमें उल्लेख मिलता है, धारा 16 में। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट धारा की, धारा 17 में नहीं है किसी प्रकार का कोई खतरा। हमारे जो पुराने जो टीचर्स थे उनके पास एक ही चीज जो होती थी हमें देने के लिए, और वो थी दंड। क्या थी, दंड। पीटते थे, और पीटते क्या थे, धोते थे। ठीक है,
और सरकार ने उसी चीज़ को छीन लिया। धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 कहती है कि बच्चे को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी कि टीचरों के पास एक ही चीज़ जो देने लायक थी उस पर भी क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। अब धारा 17 कहती है कि इससे बच्चे को कोई खतरा नहीं है, बच्चे को शारीरिक व मानसिक, वैसे शिक्षा प्रक्रिया में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि शिक्षा प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक किसी प्रकार का कोई दंड जो है अपन बच्चे को नहीं दे सकते हैं। तो धारा 17 क्या कहती है? बच्चे को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। इसका उल्लेख किस में मिलता है? धारा 17 में। क्योंकि बच्चे को शारीरिक दंड देने से बच्चा ढीठ बन जाता है, जिसको अपन मारवाड़ी में बोलते हैं नसरड़ा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है धारा 17 क्या कहती है कि बच्चे को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। आगे बात करें, याद रह जाएगा धारा 18, धारा 19 और धारा 20, ये तीनों धारा आपको एक साथ याद करनी है। कैसे? 18 की क्या है? मान्यता। 19 का कौन है? मानक है। और 20 में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। मान्यता 18 की है, मानक 19 का है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। यानी कि समझो, धारा 18 में किसका उल्लेख मिलता है? धारा 18 में विद्यालय की मान्यता का उल्लेख मिलता है। विद्यालय की मान्यता, सरकार चाहे तो विद्यालय से एनओसी मांग सकती है, उसकी मान्यता मांग सकती है। अगर विद्यालय बिना मान्यता के विद्यालय चला रहे हैं तो 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उससे सरकार क्या वसूल कर सकती है? जुर्माना वसूल कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है। इसका उल्लेख मिलता है धारा 18 में। तो धारा 18 में ध्यान में रखना है मान्यता। 19 का कौन है? मानक है। मानक यानी विद्यालय जो संचालित हो रहे हैं, मान्यता होनी चाहिए, साथ में मानकों पर भी आधारित होनी चाहिए। विद्यालय में खेल मैदान होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब होना चाहिए, साइंस लैब होनी चाहिए, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय होने चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इन मानकों पर खरे उतरने के बाद में एक विद्यालय संचालित होना चाहिए। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 19 में मिलता है। धारा 20 की बात करें तो परिवर्तन, सरकार चाहे तो ध्यान में रखना, सरकार चाहे तो इन मानकों में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। सरकार चाहे तो धारा 20 के अनुसार ये जो मानक है इनमें परिवर्तन कर सकती है। समय समय पर इन मानकों में परिवर्तन किया जाता है सरकार के द्वारा। तो ध्यान में रखना है, सरकार के अनुसार धारा 20 में क्या उल्लेख मिलता है कि सरकार इन मानकों में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। तो 18 की मान्यता, 19 का मानक और 20 में दोनों मिलकर क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। इसके बाद में दो धारा आपको एक साथ याद करनी है, धारा 21 और धारा 22। ये टॉपिक मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। धारा 21 में एसएमसी के गठन की बात की गई है और धारा 22 में एसएमसी के कार्य व इसकी योजना के बारे में बता रखा है। तो 21 में क्या है? एसएमसी का गठन, और 22 में क्या है? एसएमसी कार्य या योजना। एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यह टॉपिक मैं आपको विस्तृत रूप से बाद में जरूर पढ़ाऊंगा। और इसकी कार्य क्या है, योजना क्या है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 22 में मिलता है। किसमें मिलता है? धारा 22 में। तो 21-22 को एक साथ याद करना। 21 में गठन है एसएमसी का और 22 में क्या है? इसकी योजनाएं। धारा 23 और धारा 24। धारा 23 में है शिक्षकों की अहर्ता। शिक्षकों की अहर्ता, ये वही धारा है जिसके द्वारा रीट का एग्जाम होता है, टेट का एग्ज़ाम होता है, सीटेट का एग्ज़ाम होता है। यानी कि शिक्षकों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ये आपका जो इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है धारा 23 में। तो धारा 23 के अनुसार शिक्षकों की क्या योग्यता अर्हता होनी चाहिए, इसका उल्लेख मिलता है धारा 23 में। और धारा 24 को कैसे याद रखोगे? तो 24, जब भी 24 की बात होती है तो जैन धर्म के जो भगवान हैं 24 भगवान, वो हमें याद आ जाते हैं। और उन 24 भगवानों ने बहुत सारे जो है जैन धर्म को क्या बताए हैं? कर्तव्य बताए हैं। और उनकी उन्होंने क्या किया है? समस्या का क्या किया है? समाधान, समस्या का समाधान किया है।
जैन धर्म के भगवान की बात कर रहा हूँ, चॉइस से याद रह जाएगा, रिलेटेड करके याद करना। कर्तव्य, तो यहाँ पे शिक्षकों के कर्तव्य, किसके कर्तव्य है? शिक्षकों के कर्तव्य। और शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाए, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 24 में। तो ध्यान में रखना है, धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य है और शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाए, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 24 में मिलता है। इसके आगे अपन बात करते हैं धारा 25, धारा 26 की। 2-2, 3-3 के ग्रुप के हिसाब से आप याद कर सकते हो, धारा 25 और धारा 26। आपने एक मूवी देखी होगी, इश्क मूवी, अजय देवगन, आमिर खान की। उस मूवी में एक सीन आता है जिसमें एक शराबी होता है और शराबी जो है खड्डे में, लोगों को खड्डे में डालता है और संख्या गिनता जाता है 25, 25, 25। लास्ट में एक जना और आता है टीटू और उसको भी खड्डे में डालता है और फिर उसके बाद में बोलता है वो 26। तो ऐसे याद रखना, 25, 25 और 25। तो वैसे ध्यान, रीड वालों को तो स्पेशली 25 याद ही रहेगा। 25 अप्रैल को उनका एग्जाम होने वाला था, अता पता नहीं है अभी तक। तो धारा 25, धारा 25 और धारा 26। धारा 25 में क्या है? संख्या है, अनुपात है। ध्यान में रखना, 25 में क्या है? संख्या है, या यूं कह लीजिए अनुपात है। किसका अनुपात है? छात्र व शिक्षक का अनुपात, छात्र शिक्षक का अनुपात। धारा 19 और धारा 25 एक साथ पढ़ी जाती है, ध्यान में रखना दोस्तों। मानक भी इसमें आ जाते हैं और धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात है, वो अलग से जो है उसका विवरण दे रखा है। वो किस में दे रखा है? धारा 25 में दे रखा है। धारा 25 के अंदर क्या बता रखा है? अनुपात बता रखा है, रेशियो बता रखा है। किस प्रकार से? अगर प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर 5, तो वहाँ पे छात्र शिक्षक जो अनुपात होगा तो 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक जो है नियुक्त किया जाएगा, इसका उल्लेख मिलता है धारा 25 में। अगर वो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, कौन सा विद्यालय है? उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से लेकर 8, तो 35 छात्रों पर, 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा, इसका उल्लेख मिलता है धारा 25 में। 30 पर 1, 60 पर 2, 90 पर 3, 100 जो है 20 पर 4 और 150 पर ध्यान में रखना है 5। और जब 150 विद्यार्थी हो जाते हैं तो 150 विद्यार्थी में 5 तो शिक्षक हो जाएंगे और एक जो है एक्स्ट्रा HM लगा दिया जाता है, प्रधानाध्यापक को लगा दिया जाता है प्राथमिक विद्यालय में। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि संख्या 150 से ज़्यादा होने पर एक HM को बढ़ा दिया जाता है। तो 30 विद्यार्थियों पर एक टीचर, 60 विद्यार्थियों पर 2 टीचर, 90 विद्यार्थियों में 3 टीचर, 120 विद्यार्थियों में 4 टीचर, 150 विद्यार्थियों में 5 टीचर और 5 टीचर के साथ में एक HM को बढ़ा दिया जाता है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 25 में। साथ में आपको और ध्यान में रखना है कि ये संख्या अगर 200 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है? अगर ये संख्या 200 विद्यार्थी से ज़्यादा हो जाए तो आपको ध्यान में रखना है, फिर ये जो रेशो 30 अनुपात का 1 का जो है वो 30 अनुपात का 1 का नहीं रहेगा और वो 40 अनुपात 1 हो जाएगा। यानी कि 40 विद्यार्थियों पे फिर कितने टीचर नियुक्त किए जाएंगे? एक टीचर नियुक्त किया जाएगा। उसी प्रकार से सेम आपको ये रेशो यहाँ पे भी ध्यान में रखना है। 35 विद्यार्थी है तो 1 टीचर, 70 विद्यार्थी है तो 2 टीचर, 105 विद्यार्थी है तो 3 टीचर। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है किसमें? उच्च प्राथमिक विद्यालय में। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें उल्लेख मिलता है कि जो प्राथमिक विद्यालय है कक्षा 1 से लेकर 5, प्राथमिक विद्यालय है कक्षा 1 से लेकर 5 और उच्च प्राथमिक विद्यालय है कक्षा 1 से लेकर 8। इनके लिए 45 प्रति घंटे प्रति सप्ताह, 45 घंटे प्रति सप्ताह तैयारी के घंटे के साथ निर्धारित किए गए हैं। अगर आपसे पूछ लेवे कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक या उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए
प्रति सप्ताह कितने घंटे, तो 45 घंटे प्रति सप्ताह तैयारी के घंटे के साथ निर्धारित किए गए हैं, जिसमें ध्यान में रखना है प्राथमिक विद्यालय है उनके लिए पूरे वर्ष में 200 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, और उच्च प्राथमिक है उनके लिए 220 कार्य दिवस क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। ये प्राथमिक विद्यालय वालों को 800 घंटे यानी कि पूरे वर्ष में 800 घंटे पढ़ाना है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय वालों को 1000 घंटे जो है पढ़ाना है, 1000 घंटे की कालांश लेनी है, कक्षा लेनी है। इसका उल्लेख भी किस में मिलता है, धारा 25 में मिलता है। तो याद रह जाएगा, इसको विस्तृत रूप से और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि अभी तो अपन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, जब लाइव का ऑप्शन आ जाएगा तो मैं यही जो है टॉपिक आपको विस्तृत तरीके से, व्यापक तरीके से पढ़ाऊंगा। यहाँ पे अपन शॉर्ट में देख रहे हैं धारा 25 में क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1 है प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक में 35:1 है, और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है उसके अंदर 40:1 की क्या की गई थी, सिफारिश की गई थी, यानी कि 40 जो है विद्यार्थी उस पर एक टीचर नियुक्त किया जाना चाहिए। यहाँ पे आरटीई एक्ट में अपन पढ़ते हैं प्राथमिक विद्यालय में 30:1, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35:1। क्लियर है, आगे चलते हैं। धारा 25 हो गई। धारा 25 के बाद में अगर अपन बात करते हैं धारा 26 की, धारा 26 तो वो मूवी का जो सीन है धारा 25, ठीक है। उसके बाद में धारा 26, तो वहाँ पे मूवी के सीन में क्या होता है, वो शराबी जो है खड्डे के अंदर जो लोगों को डालता है, उनके संख्या गिनता रहता है, और एक कीटू आता है, कीटू नाम का जो है कॉमेडियन है, एक्टर है, उसको भी वो खड्डे में डालता है, और फिर वो बोलता है 26, 25, फिर लास्ट में बोलता है 26, ठीक है। तो धारा 26 में ध्यान में रखना है, वो क्या कर रहा है, वो इस खाली जो खड्डा है इसको भर रहा है। तो धारा 26 भी क्या करती है, रिक्तियों को भरती है, रिक्तियों को भरना। कैसे याद रखोगे, रिक्तियों को भरना, यानी कि धारा 26 कहती है कि 10% से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त नहीं रखे जाए। अगर 10% से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त है तो उनके लिए वैकेंसी निकाली जाए। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, धारा 26 में। यानी कि जो रीट की वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, इनका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है धारा 26 में। अगर 10% से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त होते हैं तो सरकार पर ये जो धारा है दबाव डालती है कि रिक्तियों को भरा जाए और 10% से ज़्यादा रिक्त पद नहीं रखे जाएं। इसका उल्लेख मिलता है धारा 26 में। किस में मिलता है, धारा 26 में। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो वो है धारा 27 और एक है धारा 28। दो धारा अध्याय के अंदर, इस अध्याय में दो धारा और बची है, एक है 27 और एक कौन सी है, धारा 28। धारा 27 की बात करें तो 27 में सत्ता, 27 में किसे याद रखोगे, सत्ता। शिक्षकों को ये सत्ता सौंप दी गई है कि वो गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, 27 में सत्ता से ध्यान में रखना है, एक रिलेटेड करके कि गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, लेकिन 3 कार्यों को छोड़कर, 3 कार्य तो फिर भी उनको दे दिया गया है जो कि गैर शैक्षणिक है, शिक्षा के अलावा है। और वो 3 कार्य कौन से है, चुनाव संबंधी कार्य, जनगणना संबंधी कार्य और राष्ट्रीय आपदा संबंधी कार्य। यानी कि इन 3 कार्यों में तो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है, उनको कार्य करना पड़ेगा, उनको पाबंद कर दिया गया है। अगर चुनाव है तो आपने देखा होगा शिक्षकों की चुनाव में क्या लगाई जाती है, ड्यूटी लगाई जाती है। आपने देखा होगा 10 वर्ष में जब जनगणना की जाती है, हालांकि इस बार जो है कोरोना के चक्कर में जो जनगणना नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन की जाएगी, तो जनगणना जब भी की जाती है 10 वर्ष में, उसमें भी शिक्षकों की क्या लगाई जाती है, ड्यूटी लगाई जाती है। और राष्ट्रीय आपदा, जैसे वर्तमान में कोरोना एक क्या है, राष्ट्रीय आपदा है, तो कोरोना में भी आपने देखा होगा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है
किसके तहत? वो है धारा 27 के तहत। तो धारा 27 क्या कहती है कि शिक्षकों को 3 कार्यों जो कि गैर शैक्षणिक कार्य हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा, चुनाव संबंधी, जनगणना संबंधी, राष्ट्रीय आपदा संबंधी, इनके अलावा जो है कार्य उसमें शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 27 में। तो इसमें एक प्रश्न जरूर बनता है और उसमें आएगा कि क्या पल्स पोलियो के जो अभियान होता है, पल्स पोलियो में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है? तो लगाई जरूर जा सकती है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। अगर टीचर कह देवे तो धारा 27 क्या कहती है? वो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, इन 3 कार्यों के अलावा है तो उसमें शिक्षक कार्य अनिवार्य रूप से करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पल्स पोलियो में ध्यान में रखना, शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। चुनाव में, जनगणना में, राष्ट्रीय आपदा में ड्यूटी लगाई जाती है। धारा 28, धारा 28 में क्या है? तो सरकारी टीचरों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। प्राइवेट ट्यूशन पर जो है क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। तो ध्यान में रखना है, धारा 28 के अनुसार जो शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। इसका उल्लेख इसमें मिलता है, धारा 28 में मिलता है। तो ये पूरा जो अध्याय है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 17 धाराएं कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको आपको हल्का फुल्का रिलेटेड करके या इस वीडियो को आप 1 या 2 बार भी पढ़ोगे तो ये निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगी। हालांकि आप समझ रहे होंगे कि कैसे याद होगी इतनी धारा, तो ऐसा नहीं है। रिलेटेड करके अगर आप बार बार इस वीडियो को 2 या 3 बार भी देखोगे तो निश्चित रूप से आपको ये जो है पूरी धाराएं क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट धारा की बात करते हैं, नेक्स्ट अध्याय की बात करते हैं। तो अध्याय है 5, छोटा सा अध्याय है। 5 में कितनी धारा? 2 धारा, धारा 29 और धारा 30। अध्याय 5 का नाम क्या है? पाठ्यक्रम को पूरा करना, या यूं कह लीजिए निर्माण करना। ठीक है, तो धारा 29 कैसे याद रखोगे? ये जो नाम है ये जिटीज कहाँ पे आ जाएगा? धारा 29 में। जो अध्याय का नाम, और अध्याय का नाम जो है ट्रिक के हिसाब से बड़े सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, जो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। तो उस अध्याय से आपको ध्यान में रखना है। धारा 29 में क्या है? तो बोर्ड या समिति के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, निर्माण किया जाए। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 29 में। और बोर्ड से ही आपको ध्यान में रखना है, धारा 30 में। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक हो, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 30 में मिलता है। फिर से बता रहा हूं, अध्याय 5 का नाम क्या है? पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए। तो धारा 29 में क्या है? बोर्ड या समिति के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, उसको पूरा किया जाए। और धारा 30 में क्या है? कक्षा 8 की जो बोर्ड की परीक्षा है वह ऐच्छिक हो, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 30 में मिलता है। इसके आगे नेक्स्ट अध्याय में अपन चलते हैं, अध्याय 6, अध्याय 6। ठीक है, 6 में कितनी धारा? 4 धारा। 6 में कितनी? 4। अध्याय 6 का नाम क्या है? तो ध्यान में रखना है, बाल अधिकार संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण। तो 29, 30 तक हो गई थी। धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 34। इन दोनों धारा को तो ऐसे याद करना है। इसमें है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, इसकी बात की गई है। किसमें? धारा 33 में। इसमें राज्य सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई है। इसमें धारा 34 में। 32, शिक्षक कहता है विद्यार्थी को मैं तेरे तोड़ दूंगा, क्या? 32, टीचर क्या कहता है विद्यार्थी को, स्टूडेंट को, मैं तेरे तोड़ दूंगा, क्या? 32 क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो वहां से आपको रिलेटेड करके याद करना है। तो बच्चा अपनी समस्याओं को
क्या करेगा, निवारण करेगा। उसके लिए समस्या ही तो है कि शिक्षक उसके दांत क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो 32 में क्या है, विद्यार्थी की समस्या का समाधान किया जाए, विद्यार्थी की समस्या का समाधान किया जाए। अगर किसी प्रकार की विद्यार्थी की, बालक बालिकाओं की अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, धारा 32 में। शिक्षक अगर बच्चों के दांत तोड़ने की बात करता है, 32 तोड़ने की बात करता है, तो ये विद्यार्थी की क्या है, समस्या है और इसका समाधान किया जाए। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, धारा 32 में मिलता है। और धारा 31 में क्या है, तो ये जो नाम है ये जिटीज यहाँ पे आ जाएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ध्यान में रखना है, धारा 31 में क्या है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसका उल्लेख जो है धारा, पहले भी अपन ने बात की थी 2005, धारा 2 के अंदर भी अपन ने बात की थी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के द्वारा बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, उनकी देखभाल की जाए, उनकी मॉनिटर किया जाए। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, धारा 31 में। तो याद रह जाएगा, अध्याय 6 क्या है, बाल अधिकार संरक्षण। धारा 31 में क्या है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, उनकी देखभाल की जाए, उनका मॉनिटरिंग की जाए। धारा 32 में क्या है, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान किया जाए। 33 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाए, गठन की बात कही गई है। राज्य सलाहकार जो परिषद है उसके गठन की बात की गई है धारा 34 के अंदर। उसके आगे अपन बात करते हैं अध्याय 7 की। अध्याय 7 जो कि सबसे अंतिम अध्याय है, अध्याय 7, और इसका नाम है प्रकीर्ण। इसमें भी कितनी, 4। 1 में कितनी धारा, 2 धारा, 2 में कितनी, 3 में कितनी, 6 सबसे ज़्यादा, 4 में कितनी, 17, 5 में कितनी, 2, 6 में कितनी, 4, और 7 में कितनी धाराएं हैं, 4 धाराएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी धारा है, तो अपन ने 31, 32, 33, 34 पढ़ ली थी। तो इसमें है धारा 35, धारा 36, धारा 37 और धारा 38। धारा 38, 35, 36, 37 और 38। ध्यान में रखना है, धारा 35 में क्या है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश जारी करती है। आरटीई एक्ट के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश जारी करती है, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करती है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, धारा 35 में मिलता है। किसमें मिलता है, धारा 35 में। और धारा 36 में क्या है, तो ध्यान में रखना है, इससे पहले अपन ने पढ़ी थी धारा 13, धारा 18 और धारा 19, ये धाराएं अपन ने पढ़ी थी। तो धारा 36 में क्या है, धारा 36 में है कि अगर कोई अधिकारी धारा के तहत कोई कार्रवाई करता है, कार्यवाही। धारा 18 के तहत जो कि अपन ने पढ़ा था, 18 की मान्यता, 19 का क्या है, मानक। मान्य विद्यालय के मानक पर आधारित कोई कार्रवाई करता है, या 19 पे जो है अपन ने पढ़ा था मानक, इसमें मान्यता के आधार पर कार्रवाई करता है। 19 में अपन ने पढ़ा था मानक। विद्यालय में अगर कोई अधिकारी जो है कार्रवाई करना चाहता है, या यूँ कह लीजिए बच्चों पे भी अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करना चाहता है, तो धारा 36 क्या कहती है, उस अधिकारी को बड़े अधिकारी को सूचित करना पड़ेगा और उससे क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। धारा 36 कहती है कि यदि अधिकारी धारा 13 के तहत, धारा 18 के तहत, धारा 19 के तहत कार्रवाई करना चाहता है, तो उसे अपने बड़े अधिकारी से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको सूचना देनी पड़ेगी, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, उसको सूचित किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, धारा 36 में मिलता है। फिर आगे बात करते हैं, धारा 37 क्या कहती है, धारा 37 कहती है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो, चाहे बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो, चाहे विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी हो, या राज्य जो सलाहकार परिषद हो, इन पर किसी प्रकार का न्यायालय में कोई रिट दायर नहीं करेगी। इसका उल्लेख इसमें मिलता है, रिट दायर नहीं करेगी। कौन, केंद्र सरकार।
केंद्र सरकार एसएमसी पर, बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर, ठीक है, राज्य सरकारों पर न्यायालय में कोई रिट दायर नहीं करेगी, इसका उल्लेख मिलता है धारा 37 में। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर याद हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंट कौन सी? धारा 38 है, ध्यान में रखना है। धारा 38 क्या कहती है? धारा 38 कहती है कि आरटीई एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि राज्य सरकार अपने अनुसार इस आरटीई एक्ट में अपने सुविधा के अनुसार कुछ संशोधन कर अपने अनुसार आरटीई को प्रस्तुत कर सकती है, अपने अनुसार प्रावधान कर सकती है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धारा 38 में मिलता है। किसमें मिलता है? धारा 38 में मिलता है। ध्यान में रखना है, इसी धारा 38 का फायदा उठाते हुए राजस्थान में आरटीई एक्ट में अलग प्रावधान बनाए गए हैं। इस आरटीई एक्ट को बोलते हैं अपन आरटीई एक्ट 2011, यानी कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011। तो ये किसका फायदा उठाते हुए? धारा 38 का फायदा उठाते। तो धारा 38 में क्या लिखा हुआ है कि आरटीई एक्ट में राज्य सरकारें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। इसका उल्लेख मिलता है धारा 38 में। ध्यान में रखना है, इसी का फायदा उठाते हुए, किसका फायदा उठाते हुए? धारा 38 का फायदा उठाते हुए उस समय जब अशोक गहलोत क्या थे? मुख्यमंत्री थे पहले, 2011 की बात है। तो धारा 38 का फायदा उठाते हुए राजस्थान सरकार ने आरटीई एक्ट में क्या किया? संशोधन किया। क्या किया? संशोधन किया। और 29 मार्च 2011 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत 1 अप्रैल 2011 से आरटीई एक्ट 2011 राजस्थान में लागू होगा। तो इसका फायदा उठाया किसका? धारा 38 का। और ये जो आरटीई एक्ट 2011 राजस्थान में लागू हुआ, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, जिसमें ध्यान में रखना है 10 अध्याय हैं और 29 धाराएं हैं। जिसे अपन ने आरटीई एक्ट 2009 पढ़ा है, जिसमें जिस प्रकार से अपन ने अध्याय पढ़े हैं, धाराएं पढ़ी हैं, सेम उसी प्रकार से राजस्थान जो है आरटीई राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में भी 10 अध्याय हैं और 29 क्या है? धाराएं हैं। तो ये मैंने शॉर्ट तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है। इसी टॉपिक को अपन बाद में लाइव क्लासेस में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये जो है टॉपिक वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।